हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं साइंस, टेंथ क्लास 10th के साइंस। और साइंस में ऐसे तो अगर रेफरेंस बुक की बात करें तो अलग अलग बढ़ जाता है। केमिस्ट्री अलग हो जाती है, फिजिक्स अलग हो जाता है, केमिस्ट्री अलग हो जाती है, बायो अलग हो जाता है, तो ये अलग अलग बढ़ जाता है। लेकिन अगर एनसीईआरटी की बात करें तो वो सारे एक ही में रहता है और वो स्टार्ट होता है केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर्स है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो गैस आज आपके लिए साइंस के भी कुछ टॉपिक्स, जैसे कि आपका क्लास मैथ में लाइव तो चल ही रहा है, लेकिन साइंस से भी हम कुछ लेकर आए हैं। और साइंस से देखिए, उसमें आज सबसे पहला हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से कुछ चीज़ें देखेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शंस के बारे में, उससे रिलेटेड जो भी है हम देखेंगे आज और स्टार्ट करेंगे। तो हमारे यहाँ जो साइंस के हम क्लासेस आपको देंगे, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स और केमिस्ट्री का देंगे। बायो का भी क्लासेस हम नहीं दे पाएंगे और एक एक क्वेश्चन चैप्टर्स करके देंगे। जैसे कि केमिस्ट्री में हम अभी आपको इक्वेशन एंड रिएक्शन से लेकर आए हैं, और फिजिक्स जिस दिन हम स्टार्ट करेंगे तो वो पहला होगा लाइट। ठीक है, तो चलिए आप सबका इसमें स्वागत है इस सेशन में। और अभी नए नए आए हैं तो पढ़ने की थोड़ा इच्छा तो कम है। नए नए आने का मतलब क्लास चेंज हुआ है, 10th क्लास में नए नए आए हैं, तो पढ़ने की इच्छा तो अभी नहीं हो रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम्स अभी जस्ट हुआ है। फिर भी तैयार तो करना पड़ेगा क्योंकि इस साल आपको बोर्ड भी देना है और साथ साथ अपने को कॉम्पिटिटिंग सेक्शंस तक रखना है। तो आप उस पोजीशन तक रहें, इसके लिए आप ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें उस पर, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, तो और हम आपके लिए लेकर आएंगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स, और जो आपको आपके ग्रोथ यानी नॉलेज ग्रोथ करवाए, लेकिन आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ग्रोथ करवाएं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन और क्या ये कैसे होता है, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग शब्दों में। अभी किसी तरह की डेफिनेशन नहीं, केवल शब्दों में, केवल वर्ड्स में इसको हम डिफाइंड और इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन है, ये इवॉल्व होता है रीअरेंजिंग या फिर नो लॉस नो गेन ऑफ एटम्स, यानी कि एटम्स की जो कंडीशन है उसको रीअरेंज कर देते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक O2 के लिए अगर हम बनाते हैं इक्वेशन, तो O2 कैसे बनता है, तो वो होता है H2O2, और तब जाकर बनता है H2O। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ कैसा अरेंजमेंट था, दो O ऑक्सीजन्स आपस में जुड़े हुए थे। यहाँ पे कैसा अरेंजमेंट था, तो दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पे वो कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं। एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े हुए हैं, यानी कि पहले की जो इनकी रीअरेंजमेंट है उसको रीअरेंज्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो इक्वेशंस होंगे। एटम्स का मतलब कि ये ऑक्सीजन का एटम है और ये हाइड्रोजन का एटम्स है। तो एटम्स की जो स्ट्रक्चर्स है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के क्रिएशंस में, पहले सब्सटेंस में चाहे सेल्फ मॉलिक्यूल्स में, अगर वो जो स्टैंड बाय है तो उसको लेकर रीअरेंज कर देना, यानी कि उनकी पोजीशनिंग को इधर उधर कर देना, क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है।
इसमें देखिए नो लॉस और नो गेन, एटम्स का लॉस और गेन नहीं होता है, ठीक है, वो बिल्कुल बराबर रहते हैं। यानी कि इधर भी ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन था, तो इस कॉम्बिनेशन में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यानी कि एटम्स का लॉस और गेन नहीं होता है, न वो बढ़ता है न घटता है। और ये रहा कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इसको आगे हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ पे ये क्या कॉम्बिनेशन है जिससे कि हमारा ये कहना है कि नो लॉस और नो गेन है, तो उसको वो प्रॉपर फॉलो करता है। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें और आगे क्या होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो एक केमिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय मॉडल्स, मॉडल्स मतलब जैसे हमने अभी ये लिखा कि H2O, ये वाटर का मॉडल्स है, NaCl, ये हम लोग जो सॉल्ट्स यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट्स, NaCl सोडियम क्लोराइड से, या फिर हम लिख देते हैं CO2, ये कार्बन है। तो इनके मॉडल्स के रूप में होते हैं और यूज किया जाता है सिंबल, जैसे कि H सिंबल है हाइड्रोजन का, वो सिंबल है ऑक्सीजन का, C सिंबल्स है कार्बन का, Na सिंबल्स है सोडियम का और Cl सिंबल्स है क्लोराइड्स का, ठीक है। तो इनके सिंबल्स को यूज करके उनके मॉडल को दिखाया जाता है। केमिकल इक्वेशन में ये होता है। फर्स्ट उसका ये था कि रीअरेंज किया जाता है, जिसमें नो लॉस नो गेन ऑफ एटम्स होता है। एटम का रीअरेंजमेंट केवल होता है, उसमें एटम्स गेन और लॉस नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे क्या होता है वो देखते हैं। अब ये जो सिंबल्स है ये सच एज लेटर्स हो सकते हैं या फिर नंबर्स हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि ये जो हमने लिखा था CO2, अब इसमें लेटर और नंबर्स दोनों साथ में हैं, क्योंकि ये 2H और वो ये क्या है लेटर है, लेकिन 2 क्या है ये नंबर है, ये नंबर है, ठीक है। तो वो सिंबल्स लेटर्स और नंबर्स हो सकते हैं। तो लेटर्स किस फॉर्म में होंगे और नंबर्स किस फॉर्म में होंगे ये देख लेते हैं। तो ये रिप्रेजेंट्स होगा टाइप्स ऑफ एटम्स, जैसे कि H है तो हाइड्रोजन है, O है तो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो वो टाइप्स ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये लेटर जो है टाइप्स ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। और नंबर क्या करेगा, ये 2 तरह से करेगा, ये सब्सक्रिप्ट और ये कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट और सब्सक्रिप्ट्स में क्या अंतर है, तो जैसे हमने ये लिखा है, इस इक्वेशन को आप पूरे करते हैं, ये बाद में भी आएगा, +O2 और ये बनता है 2H2O, ठीक है। तो इसमें देखो ये यहाँ का 2, ये 2 और ये 2, ये क्या है सब्सक्रिप्ट है, ठीक है। लेकिन ये वाला 2 क्या है, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है। यानी कि पूरे सब्सटेंस के पीछे जो लगा रहेगा वो कोफिशिएंट, और एटम्स के बेस पर लगा रहेगा वो सब्सक्रिप्ट। तो ये नंबर्स इस तरह से हो सकते हैं। अब ये देखें कि और आगे क्या हो सकता है, ये रिप्रेजेंट करेगा रेशियो ऑफ एटम इन फार्मूला। अब जैसे कि ये देखो H2O था, तो इसमें ये फार्मूला को कर रहा है कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, ये रेशियो बताएगा एटम्स की। फार्मूला में उसका कैसा रेशियो है, जैसे कि H2O में 1 एटम्स ऑक्सीजन पे 2 एटम्स हाइड्रोजन्स कंबाइंड हो गए, ये सब्सक्रिप्ट बताता है, ठीक है। और ये इसी को जब हम लिखेंगे 2H2O, तो ये 2 जो कोफिशिएंट है ये क्या बताएगा रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। H2O जो है ये क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, और ये कितने हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो कोफिशिएंट जो होगा वो क्या बताएगा रेशियो ऑफ सब्सटेंस,
या मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट कर रहे हैं या प्रोडक्ट होकर आ गए हैं, रिएक्ट कर रहे हैं या प्रोडक्ट होकर आ गए हैं, उनका रेशियो बताएगा, मॉलिक्यूल्स का रेशियो कोफिशिएंट। लेकिन एटम्स का फॉर्मूले में किस रेशियो से रिप्रेजेंटेशन है वो बताएगा सब्सट्रेट, ठीक है, जो उसके बेस पे लगा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंबल से आगे बढ़ते हैं। ये सिंबल इन यूज केमिकल इक्वेशंस, जो हमने अभी ये लिखा कि H2O प्लस O2 2H2O, इसको कहते हैं इक्वेशन। इसको कहते हैं इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशंस है, सिंबल्स के द्वारा उनको रिप्रेजेंट कर देना एरो के साथ, या दो ही उसमें साइन यूज होता है, एडिशंस का और एरोज का। एरोज बताता है डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन और एडिशन बताता है कि किस अलग अलग कंपोनेंट्स में रिएक्शन होगी, के साथ रिएक्शन होगी और कौन कौन सा अलग अलग कंपोनेंट्स बनेंगे। जितने अलग अलग सब्सटेंस बनेगा या रिएक्ट करेगा उनको पॉजिटिव साइन से दिखाया जाता है, यानी कि उनको ऐड किया जाता है तो प्रोडक्ट मिलता है। उनमें भी ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है, उनको एडिशन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब इसमें ये मस्ट बी बैलेंस हो सकता है, ऑन बैलेंस हो सकता है। जैसे कि पहले बार हमने लिखा था ये H2 प्लस O2 H2O, जैसे कि थ्योरी में हम कहेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू ईच अदर फॉर्म्स वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे था कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। और बैलेंस का मतलब होता है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो ये जो केमिकल इक्वेशन लेंगे मस्ट बी बैलेंस्ड, और बैलेंस होने के लिए वो क्या क्या हो सकता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि टोटल नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स, जितने भी नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ एटम्स यूज हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए ये टोटल नंबर होगा, वो रिएक्टेंट में भी, इन रिएक्टेंट एज सेम एज प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट में भी उतना ही होना चाहिए और प्रोडक्ट में भी उतना ही होना चाहिए, बैलेंस होने की स्थिति में। जैसे कि ये लिखा हमने अनबैलेंस, लेकिन यहाँ बैलेंस लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स 2 हाइड्रोजन्स। अब ये बैलेंस नहीं है, सॉरी देखो ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 लगेगा, ट्वाइस लगेगा। यहाँ पे 2 लगेगा, क्योंकि यहाँ 2 लगने से देखो ये अभी जैसे पढ़ा आपने कि कोफिशिएंट क्या करता है, मॉलिक्यूल्स के रेशियो बताता है। तो 2 लगा मतलब 2 पहले से हाइड्रोजन था, 2 और लग गया तो 4 हो गया, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था तो 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, 2 इसके पीछे लगा दिया तो इधर 4 हो गया, इधर भी 4, इधर O2 2 है, तो अब ये 1 था 2 से मल्टीप्लाइड हो गया तो 2 हो गया। तो ये रिएक्टेंट में जितने हैं उतना ही प्रोडक्ट में जितने टाइप्स के नंबर एटम्स है वो उनके नंबर्स और टाइप्स वो बराबर होना चाहिए। यानी कि हाइड्रोजन के जितने रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में होना चाहिए, प्रोडक्ट के जितने ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। अब ये क्या होगा, प्रेजेंटेड बाय स्टार्ट्स में रहेगा, प्रेजेंटेड एट एंड्स होगा किसका, रिएक्शन का। रिएक्शन के स्टार्ट में जितने एटम्स नंबर्स में होंगे, टाइप्स के होंगे, उतने ही टाइप्स के एटम्स उतने ही नंबर में प्रोडक्ट में होंगे, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। यानी कि
केमिकल रिएक्शंस आकर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस तरह की प्रोसेस से गुजरता है और पूरा कंप्लीट उसमें इक्वेशंस भी आ गया। केमिकल रिएक्शंस है, रिएक्ट होगा उसको सिंबल से सिंबलाइज करके और उनको एडिशन और एरो से हम जब लिखेंगे तो वो इक्वेशन कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट्स होती है। तो ये कि इनका इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसको अलग अलग डिफिनीशंस के रूप में पढ़ते हैं, चलते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या है? व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस combined or split into many substances, या two or more than two substances react with each other forms a new substance। कोई सब्सटेंस है, दो या दो से अधिक, वो कंबाइंड होकर नया सब्सटेंस बना ले, या कोई बड़ा सब्सटेंस है स्प्लिट होकर छोटे छोटे नए सब्सटेंस बना ले। तो ऐसे चेंजेस जो कि परमानेंट हो जाए उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। चलिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि दो अलग अलग तरह के सब्सटेंस है और ये आपस में क्रिएट करके एक सब्सटेंस बना रहे हैं जो कि बिल्कुल इन दोनों सब्सटेंस से बिल्कुल अलग और न्यूली ये फॉर्म्ड हो गया है। मतलब ये सब्सटेंस अब इस सब्सटेंस के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, तो ये केमिकल रिएक्शन कहलाता है। आइए आपको जो सबसे कॉमन समझ में आपको आ जाएगा और आपके आसपास होता है वो मैं एग्जांपल देता हूँ नेचर के बारे में, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये देखिए हाइड्रोजन, ये टैंकर जब पेट्रोल वगैरह का जाता है उसमें कार्बोहाइड्रोजन होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है ना वो अभी तो पेट्रोल पे लिखा रहता है, हाइड्रोजन के टैंकर पे लिखा रहता है हाईली इन्फ्लेमेबल, बहुत जल्दी जल जाने वाला। तो इसका नेचर क्या है? जल जाएगा, ये बर्न हो जाएगा, ये जल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन, अब जब भी इसको टच करोगे बहुत ठंडा होता है, लेकिन यह अंदर से ठंडा होता है, बाहर से, अंदर से ये बहुत विस्फोटक होता है। मतलब कि ये कहते हैं ना कि आग में घी डालना, सुना है ना लोगों का ना, तो ये नहीं हो तो आग जलेगा ही नहीं। मतलब ये बर्निंग सपोर्टर है और एक्सट्रीमली सपोर्टर्स है। ये अगर नहीं हो तो बिल्कुल बर्न हो ही नहीं सकता, यानी कि फायर लग ही नहीं सकती। तो ये बर्निंग सपोर्टर है, बर्निंग सपोर्टर है। और ये दोनों कंबाइंड जब हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? H2O, और ये कहलाता है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल, और इसका नेचर क्या होता है? ये आग के ऊपर जाता है तो उसको बुझा देता है। मतलब एक जलता है, एक जलाता है, और उन दोनों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ जाए तो ये बुझाता है। एक जलता है, एक जलाता है और एक बुझा देता है। मतलब जो जलता है और जो जलाता है दोनों आपस में, देखो जब अलग अलग रहते हैं तो एक जलता है और एक जलने में सपोर्ट करता है, लेकिन जब जल के या वो रिएक्ट होकर जब वाटर बनता है तब क्या होता है? वही वाटर उनके ऊपर जब आता है किसी भी प्रकार के फायर के ऊपर तो उसको बुझा देता है। मतलब इसकी प्रॉपर्टी जलने की थी, इसकी जलाने की थी, इसकी बुझाने की हो गई। मतलब ये जो रिएक्टेंट होगा, ये एरो के पहले जो लगा रहेगा इनको रिएक्टेंट कहेंगे और ये प्रोडक्ट कहेंगे। तो जो रिएक्टेंट होगा उससे बिल्कुल भिन्न प्रॉपर्टी की, एकदम अलग प्रॉपर्टी की एक न्यूली सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा। तो इस तरह का अगर कोई चेंजेस हो जाता है उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ये कहलाता है
chemical reactions. Chemical reactions is a chemical process in which two or more substances react to form a newly different substance which does not contain any property of the previous. यानी कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलकर एक नए सब्सटेंस का निर्माण करता है जो नॉन चेंजेबल होता है, रिवर्सेबल नहीं होता है। उस चेंजेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये कागज का टुकड़ा है, इसको फाड़ देते हैं बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे पास है। ठीक है, चेंजेस हो गया, चेंज तो हुआ, बड़ा कागज का टुकड़ा था, छोटे छोटे हो गया, लेकिन तब भी ये क्या था, पेपर था। तब भी ये पेपर था, अभी फट गया है, तब भी ये पेपर ही है, साइज केवल अलग अलग हुआ है। तो साइज चेंज हुआ, चेंजेस तो वहां पे हुए, लेकिन किसी प्रकार के प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ। ये तब भी वो सारा प्रॉपर्टी यूज कर रहा था, वही प्रॉपर्टी ये छोटे पेपर्स भी यूज करेंगे। तब भी ये पेपर था, अब भी ये पेपर ही है। लेकिन इसी पेपर में ये जो पेपर्स है, इसमें आग लगा देते हैं और ये जल जाता है, और जल के क्या बन जाता है, ऐश बन जाता है, ऐश बन जाता है। अब पेपर जब बर्न हुआ तो ऐश बन गया। ठीक है, तो ये चेंजेस भी हुए। अब इसकी जो प्रॉपर्टी थी, इसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है। यानी कि पेपर का फटना जो है वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, चेंजेस वहां भी हुआ, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। लेकिन पेपर का जलना केमिकल रिएक्शन है। और किसी प्रकार का जो जलन यानी कि एक्सप्लोजन्स या फिर कॉम्बसन होती है, तो वो केमिकल रिएक्शन वहाँ पे इवॉल्व होता है। यानी कि उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बिल्कुल डिफरेंट बनेगा रिएक्टेंट से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। Chemical reaction are the process in which new substance with new properties are formed. Chemical reactions उसको कहते हैं जिसमें नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टी के साथ बॉर्न होता है। ठीक है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस इन द केमिकल प्रोसेस। केमिकल जो रिएक्शंस है उसके दौरान किसी भी प्रकार की एटम्स का लॉस और गेन नहीं होता है, वहीं एटम्स का रीफॉर्म्स होता है। ये फर्स्ट पेज पे ही पूरी डिटेल्स हम लोग समझा दिया, उसको केवल अभी डिफिनेशनल फॉर्म में समझना है। अगर थोड़ा सा भी आपने सीरियस होकर वो देखा होगा फर्स्ट पेज की, तो पूरा केमिकल रिएक्शंस की कंसेप्ट आपके अंदर आ चुकी होगी, पूरा कंसेप्ट। अब केवल डिफिनेशन देंगे। ठीक है, उसमें कोई भी लॉस और गेन नहीं होगा, केवल रीअरेंज होगा। और ये फर्स्ट पेज पे हमने बताया कि रीअरेंज क्या कहलाता है। और चाहे यहाँ भी, जैसे कि यहाँ दो दो के फॉर्म में थे और ये सारा एक साथ इकट्ठा हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2H2 और O2 2H2, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस है H का H के साथ, H का H के साथ, दो बार है ये। यहाँ पे O के साथ एक बार है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, O के साथ ही H का कॉम्बिनेशन दो बार है। ठीक है, तो यहाँ केवल H का कॉम्बिनेशन था एक सब्सटेंस में, एक सब्सटेंस में केवल ऑक्सीजन ऑक्सीजन का था, लेकिन जो बना उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंबाइंड अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे उसका अरेंजमेंट बदल गया और इसलिए ये केमिकल रिएक्शंस हो गया। कभी किसी भी तरह की, इधर भी 4 हाइड्रोजन एटम थे, इधर भी अभी 4 है, इधर 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम थे, इधर भी 2 है। तो किसी प्रकार के और किसी भी एटम्स का लॉस या गेन नहीं होगा, दोनों तरफ वो बिल्कुल बराबर पोजीशन में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
व्हाट डू यू गेट व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न। एग्जाम्पल्स के तौर पर मान लें, क्वेश्चंस भी है ये, एक क्वेश्चंस और है जो बड़ा कॉमन है, वो बार बार आता है, देखेंगे उसको भी आगे। जब एल्युमिनियम मैग्नीशियम रिबन जलता है तो क्या होता है। तो हमने कहा ना कि रिफॉर्मेशंस होती है, अलग हो जाएगा। हर कम्बशंस एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो मैग्नीशियम, ये एक मैग्नीशियम है और जलने का काम अगर करें तो ऑक्सीजन्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन्स हो गया। आप देखो इसमें क्या हो गया, ये दोनों मिक्स हो गए हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम था, मैग्नीशियम था, ये अलग अलग। यहाँ पे ऑक्सीजन था, दोनों आपस में कंबाइंड है। जैसे कि यहाँ मैग्नीशियम था तो वो कंप्लीट अलग ही था Mg, लेकिन ये था O2। और बर्न करने का मतलब कि Mg को बर्न करने का मतलब कि एयर का वहाँ पे सपोर्ट देना, ठीक है। और जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा, बर्न मतलब O2 का इस्तेमाल हो रहा है, वही जलाता है। तो ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, MgO। तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, तब ये कंप्लीट बैलेंस्ड होंगे। तो यहाँ पूछ रहा है हमसे कि व्हाट डू यू गेट व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर। तो बर्न इन एयर मतलब O2 लगाएंगे, तो हम लिखेंगे कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इनटू इन एयर वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या कहलाता है, MgO जो कहलाता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। ये Mg मैग्नीशियम कहलाता है, O2 ऑक्सीजन है, और दोनों कंबाइंड होते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। चलिए आगे देखते हैं इसको। ये देखिए, ये मैग्नीशियम रिबर ये चिमटा में लेकर और बर्नर पे जलाया जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे एस गिरकर, यानी कि पाउडर टाइप्स में, जिसको हम लोग राख कहते हैं, राख निकलता है। लेकिन हर किसी का राख अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि तांबा जलाएंगे तो वो वही राख बनेगा जो लकड़ी को जलाएंगे बनेगा, नहीं, दोनों सब अलग अलग राख है, ठीक है। ये जरूर राख की तरह मिलेगा, लेकिन इस राख में है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें मैग्नीशियम की मात्रा है, ठीक है। तो ये वाच ग्लास है और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड्स मिल रहा है। ये बर्नर्स है और ये टोंक है जिसमें मैग्नीशियम रिबर को पकड़ के और बर्नर के द्वारा जलाया जा रहा है। तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के रूप में ऐश प्राप्त हो रहा है, मतलब राख प्राप्त हो रहा है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड्स का है। तो यही चीज़ें हमें लिख देना है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन एयर, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, द रिएक्शंस ऑकर्स एज फॉलो। ये उसका आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया कि जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू गेट व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड, तो ये दे देंगे। आंसर्स आपको यही लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए मैंने जो भी हम पिक्चर लेते हैं वो आपको समझाने के लिए, वो आपको एग्जामिनेशन में बनाकर दिखाना ऐसा नहीं है, आपको एग्जामिनेशन में ऐसा ही लिखना है। दूसरा एक आता है कि वाई शुड मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए, एक बड़ा मतलब कि हम लोग आगे इस क्लास में भी पढ़ेंगे उस रिएक्शंस को, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कम रिएक्टिव है, जैसे सोना चांदी है, तो उनको कुछ दिनों तक रख देंगे तो उसमें भी आ सकता है। लेकिन जो रिएक्टिव सब्सटेंसेस है, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपने 9th में देखा था मेटल्स में, तो ये रिएक्टिव मेटल्स है या सब्सटेंस है, उनको कहीं पे अगर हम रख दें ऐसे ही कुछ भी ना करें तो भी
जो पास पड़ोस की एटमॉस्फेयर है यानी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसमें से वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेट हो जाता है, रिएक्ट हो जाता है, तो उस पर एक तरह की लेयर आ जाती है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बन जाता है और कभी कभी मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है, क्योंकि जो आसपास का एयर होगा वो कंप्लीट बर्निंग पोजीशन में तो होगा नहीं, तो उसमें मॉइस्चर्स होंगे जिसमें कार्बन भी होगा, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है। वो बहुत पतली लेयर होता है और चूंकि वो रिएक्शंस फोर्सली नहीं करवाया गया, फोर्सली करवाने का मतलब उसमें ना हीट का ना इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया, वो सेल्फ हुआ है, तो वो जो होता है वीक होता है, और वीक होता है तो वो जल्दी से मतलब नॉर्मल प्रोसेस से भी छोड़ देता है, हट जाता है। तो क्या करते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाना होता है तो वो जो सैंडी पेपर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए हमको नाम उसका याद नहीं आ रहा है, सैंडी पेपर से उसको लेकर घिस देता है, उस पर बिंदी बिंदी सा लगा रहता है, मतलब वो रुखड़ा बहुत रुखड़ा होता है, तो उसे लेकर रगड़ देते हैं तो उसकी ऊपर वाली लेयर है वो साफ हो जाती है। साफ हो जाती है तो कंप्लीट हमको मैग्नीशियम रिबन प्योर मिल जाता है, जो कि विदाउट एनी क्या कहेंगे डिस्टर्बेंस के जलता है, कंप्लीट जलता है। अगर उसको साफ नहीं करें तो वो जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो उसको जलने में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वाटर जो है बुझाता है, लेकिन वो कब बुझाता है, क्यों बुझाता है आग को, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर बनाता है। तो कार्बोनेट में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है जो कि एक लेयर बना देता है और फायर को कंप्लीट नहीं होने देता है। जैसे कि सूखी लकड़ियाँ है, जल्दी जल जाती है, थोड़ा सा उसको भिगा दो, नहीं जलेगी वो, तो वर्शिष्ट करता है। इसलिए मैग्नीशियम को जलाने से पहले साफ कर लेते हैं, तो वो कंप्लीट जलता है, डेजलिंग लाइट्स के साथ, फ्लैशिंग के साथ जलता है, अन्यथा वो येलो लाइटिंग के साथ बहुत कम मात्रा में चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग कि मैग्नीशियम रिबन मस्ट बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर बिकॉज द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द रिबन, और यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट्स भी लिख सकते हैं, रिबन ड्यू टू द रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम विथ ए स्लोइंग डाउन इन द इंटरफेसिंग विथ द बर्निंग प्रोसेस। ठीक है, उस पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स होता है उसकी बर्निंग प्रोसेस को स्लोइंग डाउन कर देता है, और इसलिए उसको हम साफ कर लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह यह मैग्नीशियम कार्बोनेट्स भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी उबन जाता है, अगर कुछ ज़्यादा दिन तक रखा जाए तो रीऑक्सीडेट हो जाता है। फर्स्ट ऑक्सीडेशन में वो क्या बनता है, या स्ट्रांगली ऑक्सीडेट किया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट स्लोली जो एटमॉस्फेयर के द्वारा बनता है वो फर्स्ट रिएक्शंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन वो हटाया नहीं जाएगा तो वहीं रखे रखे फिर रीऑक्सीडेट हो जाता है, जिसमें कार्बन एटम्स भी इवॉल्व हो जाता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इन केमिकल रिएक्शंस को कैसे हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है, तो इसके 5 कैरेक्टर्स है। पहला कैरेक्टर्स है कि वो गैस, कोई भी गैस, ऐसा कोई जरूर नहीं कि ये पार्टिकुलर कोई एक गैस, कोई भी गैस वो क्या करेगा, इवॉल्व करेगा, यानी कि गैस रिलीज होगा। दूसरा, कलर चेंज करेगा, कलर चेंज कर देगा, लाल होगा पीला हो जाएगा, पीला होगा नीला हो जाएगा, या किसी कलर का होगा वो सफ़ेद हो जाएगा, यानी कलरलेस हो जाएगा। तीसरा, चेंज इन टेम्परेचर, मान लो कि वो ठंडा है तो गर्म हो जाएगा, या गर्म है तो ठंडा हो जाएगा। नहीं, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, ना उस पर क्वेश्चन करने की जरूरत है कि ठंडा चीज़, गर्म चीज़ ठंडा कैसे हो जाएगा। केमिकल रिएक्शंस में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पहले टच करोगे तो वो अलग टेम्परेचर का था, लेकिन उसमें जैसे ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डाली जाए तो वो ठंडा हो जाएगा। जैसे कि पानी अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो वो ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन उसमें ग्लूकोज डाल दो तो वो ठंडा लगने लगेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें आएंगी। और आपको जो भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो अगर समझने में, तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट, यानी कि उसका स्टेट बदल जाएगा।
हो सकता है कि पहले वो लिक्विड था या गैस था, अब सॉलिड हो गया, ठीक है। तो उसमें भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा तो केमिकल, अन्यथा वो फिजिकल चेंज भी होते हैं। और पांचवा है फॉर्मेशंस ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट एक ऐसा एलम्स है, जैसे कि फिटकरी है, वो एक प्रेसिपिटेट है जो कि पानी में नहीं घुलता है। जो पानी में नहीं घुलता है उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। केमिकल प्रोडक्ट्स विच कांट बी डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। चलिए अब अलग अलग एक एक जान लेते हैं। सबसे पहला इवोल्यूशंस ऑफ गैस, बड़ा फेमस है ये, सबके जितने लोग भी पढ़ाते हैं बुक्स में ये बहुत फेमस है। और इसको आप क्या है अपने घर पे भी कर सकते हो। और अगर नहीं करने आता है तो मेरे पीछे के वीडियोस देखोगे, जो हमारे पेड क्लासेस जाते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। तो प्रैक्टिकल में ये बच्चों से करवाया गया है और उसके वीडियोस होगा, आप देखेंगे जब तो मिल सकता है आपको। लेकिन वो जितने भी हमारे पेड क्लासेस है उसकी वीडियो शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल का भी होता है, तो प्रैक्टिकल करवाते हैं तो उस वक्त बहुत सारे वीडियोस हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं और वो चीज़ें नहीं जा पाती है। तो लेकिन इसका शायद है, आप पीछे भी सारे वीडियो सर्च करेंगे तो उसमें मिलेगा। जिसका मैं बता दूं, थोड़ा सा आप घर पे भी कर सकते हैं कि एक बैलून ले लेना होता है। अब बैलून लेंगे और उसमें H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो तेजाब कहा जाता है वो ले लोगे एक बोतल में। अब बोतल को बैलून से के मुंह पर बोतल से बांध दोगे, ठीक है। और वो बैलून से नीचे की तरफ लटका होगा तो उसमें अभी कोई रिएक्शंस की ज़रूरत नहीं होगी। और जैसे कि मान लो कि एक ये आपने बोतल लिया या टॉबी लिया, कुछ भी लिया, इसमें बांध दिया बैलून्स को और इस पे रखा हुआ है जिंक के टुकड़े, और बैलून्स की बोतल्स में उसके बैलून्स के मुंह को बांध दिया और इसमें है सल्फ्यूरिक एसिड। यही हमने करवाया है प्रैक्टिकल में। और बैलून को ऐसे उठाकर यह करोगे तो ये सारे इसमें से गिरेंगे, तो तुमको यहाँ पे कुछ धुआं सा उठते हुए दिखेगा और ये बैलून्स क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो बैलून कैसे एक्सपेंड होता है, जैसे उसमें हवा यानी कि गैस भरी जाती है। तो ये जैसे सल्फ्यूरिक एसिड्स में जिंक आएगा, ये क्या हो जाएगा, बैलून्स को फुला देगा, आपको पता चल जाएगा कि उसमें गैस निकल रहा है। अब रहा कि यहाँ पे जो है हमने दर्शाया है कि ये हाइड्रोजन गैस है, तो वो कैसे होगा उसकी अलग चीज़ है। हाइड्रोजन गैस जब भी जलता है वो पप की आवाज़ करता है। तो इस रिएक्शंस में कहा किया गया है कि एक स्टैंड ले लिया और एक ट्यूब लिया जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड्स पहले से है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब्स है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें है। और उसके बाद ये देखें इसमें दिखाया जा रहा है यहाँ से जिंक को डालते हुए, लेकिन यहाँ से जिंक नहीं डालते, ये जिंक की प्रोसेस है। यहाँ एक और ट्यूब होती है, जैसे एक ये ट्यूब लगी हुई है ना, एक और ट्यूब होती है जो बस बंद रहती है, उसी तरह के इसमें जैसे कि वो है, ये इसमें वेल्व लगा रहता है, या फिर उसको डालकर ये कॉर्क को फिट कर देते हैं। तो इसमें जैसे ही जिंक गैनुअल्स आता है, इसमें से गैस निकलना शुरू हो जाता है और वो उसके इस डिलीवरी ट्यूब्स को हम कहाँ करते हैं फिट, तो सोप सॉल्यूशंस में यानी पानी में जिसमें सोप घुला हुआ है, वो बबल्स बन जाएगा और बबल्स बनेगा तो ऊपर की तरफ उठेगा और जिधर ये उठ रहा है वहाँ एक मोमबत्ती लेकर आएंगे, ये पॉप साउंड्स के साथ जलेगा और पॉप साउंड्स के साथ जलेगा। ये बबल बनना दिखाता है कि गैस निकल रहा है, लेकिन जब ऊपर आएगा और ये जलेगा और पॉप करेगा तो वो दर्शाएगा कि ये हाइड्रोजन गैस था, ठीक है। हाइड्रोजन गैस वैसे ही जलता है। कार्बन डाइऑक्साइड को और चेक करना होता है तो उसको लाइमलाइट पे ले लेते हैं, जैसे कि ये वाइट वाल्स जो करते हैं ना, उस पर उसके घोल के ऊपर ले लेते हैं तो वो उसको सफ़ेद कर देता है। जैसे कि हम लोग घर के ये दीवारों की करवाते हैं पेंटिंग कैल्शियम ऑक्साइड से यानी चूना जिसको कहते हैं, तो पहले आपको बिल्कुल ग्रे कलर मतलब बिल्कुल डार्क कलर का दिखेगा, बिल्कुल वाइट नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वाइट हो जाता है। क्यों? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से के साथ रिएक्ट करके।
तो हर गैस की अलग अलग पहचान करने का है, ठीक है। तो ये प्रोसेस के द्वारा हम करते हैं तो हमें गैस का निकलना इस पानी में बताता है। वो हाइड्रोजन है, ये तो यहाँ जलने के बाद बताता है, लेकिन अगर नहीं भी जले, ये गैस बनने लगा, तो हमें इस प्रोसेस से मिलेगा कि वो क्या हो गया है, गैस इवॉल्व कर रहा है। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के इक्वेशन लिखते हैं, और इस इक्वेशंस में हम दिखाते हैं कि ये एरो जो है वो गैस निकलने का एरो है, मतलब गैस निकल रहा है। तो कहेंगे कि इसमें, इस प्रोसेस में गैस निकल रहा है, जो कि दिखा रहा है कि केमिकल रिएक्शंस होने पे गैस रिलीज होता है, यानी कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। The chemical reactions between zinc and dilute sulfuric acid is characterized by the evolutions of hydrogen gas। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऐसा ही अगर सोडियम सल्फाइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को मिलाएंगे, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। ये एरो इवॉल्व बनाता है। वहां भी यही करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस बिटवीन सोडियम सल्फाइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, द सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवोल्यूशंस ऑफ sulfur dioxide gas is characterized the chemical equations evolve the gas। ठीक है, ये इस इक्वेशन से हो जाएगा। एक ही काफी है, लेकिन हम एक दो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है सोडियम सल्फाइड, ये देखिए सल्फाइड था, ये सल्फाइड है। हमारे बोलने में कहीं आप लोगों को पकड़ में दोनों एक ही जैसा सुनाई देता होगा, लेकिन ये ध्यान रखें, ये S3 सल्फाइड है और केवल S सल्फाइड है, और केवल S सल्फाइड है, और ये 4 हो जाएगा तो सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को भी हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो सोडियम सल्फाइड्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को जब मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस इवॉल्व होगा, जो कि कैरेक्टराइज करेगा कि केमिकल इक्वेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। दूसरा है चेंज इन कलर। तो अगर हो सकता है कि ये नहीं भी आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें मैंने कहा ना कि मेरे पास सफिशिएंट बहुत सारा डिवाइसेस नहीं है, स्टूडियो नहीं है कि एकदम क्लियर फिगर्स आ जाए सारे, तो इसलिए यहाँ पे जो कलरलेस सॉल्यूशन चेक है, यहाँ पे पोटासियम परमैंगनेट आप लोग जानते हैं जो पर्पल कलर का होता है, इसमें साइट्रिक एसिड जैसे कि नींबू का रस भी, नींबू के रस में साइट्रिक एसिड होता है, जिसको अगर उसमें डाल दे, निचोड़ दे, तो ये पर्पल कलर का पोटासियम परमैंगनेट कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कलर चेंजिंग होगा, ये कैरेक्टराइज कर रहा है कि केमिकल इक्वेशंस हुआ, ये अलग चीज हो जाएगी, बिल्कुल अलग हो जाएगी। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, और ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, उसी तरह इसका जो इक्वेशंस है वो कुछ इस तरह का है, यानी कि जो ये पोटासियम परमैंगनेट था वो साइट्रिक एसिड C6H8O7 के साथ जब हुआ तो यहाँ पे परमैग्नेटिक एसिड बनाया। ठीक है, और पोटासियम आइसोसिट्रेट जो कि यहाँ पे वाइट कलर में मिलेगा। ठीक है, और वो हमें बताएगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, कलर चेंज हो गया, केमिकल रिएक्शन हुआ। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। पोटासियम क्रोमेट वो होता है ऑरेंज कलर का, और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिक्स कर देंगे तो ऑरेंज कलर जो है वो चेंज होकर ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे भी एक बताता है कलर चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बताता है कि केमिकल इक्वेशंस यहाँ पे रिएक्शन
हुआ। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड, ये एसिडिफाइड है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ये एक साथ लिखा गया है, इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि K2CR2O7 ये है पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, लेकिन ये जो शब्द लगाया गया है एसिडिफाइड, तो उसमें एक छोटा सा डाइल्यूट, छोटा अमाउंट्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया रहता है, तो वो दोनों इसी में है। ये दोनों जो सब्सटेंस है वो एक ही में है, ये अलग से नहीं है, इसलिए इसको एक ब्रैकेट में मैंने दिखाया है। बहुत सारे लोग नहीं दिखाते हैं, बहुत सारे बुक्स भी नहीं दिखाता है, और यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ है ये हम उस पर फोकस बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, और वो क्वेश्चंस में आपको कहीं कहीं पे आता है, कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा ऐसा होता है और वो आप वहाँ पे मिस कर जाते हैं। तो वो चीज़ें हमें क्लियर करना है। ये एक में दिखाया जा रहा है, चूँकि एक ही है। कितने सब्सटेंस रिएक्टेंट में यूज हो रहे हैं, तो अगर इसको ब्रैकेट पर हटा दे जैसे लोग लिखते हैं उस तरह से, तो 3 यूज हो रहा है, लेकिन हमारा जो बेसिक रिएक्टेंट है वो 2 सब्सटेंस है। एक है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, 3 नहीं है, इसीलिए इसको एक ब्रैकेट में, एक बॉक्स में हमने कर दिया है। ये ऑरेंज कलर का होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब मिलाया गया तो K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट मिला, और उसके साथ क्या मिला, Cr2SO4 यानी कि क्रोमेट सल्फेट, वो ग्रीन कलर का होता है, और H2O पानी भी इसमें रहेगा, ये पानी में मिक्स रहेगा, ठीक है, लेकिन कलर उसका ग्रीन हो जाएगा, और ये कलर चेंजिंग बताता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये बड़ा बहुत बड़ा, ये नहीं आप घर पे कर सकते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे, स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको चूना कहते हैं, उसमें लेकर पानी डालते हैं, तो जैसे घर वाइट वॉश होता होगा तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे डालते हो उसमें से बजबजाने लगता है और एक गैस निकलता है, ठीक है। तो उसको डालने से पहले, पानी डालने से पहले उसको टच कीजिए, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, नॉर्मल सा लगेगा, लेकिन जैसे उसमें पानी डाल देते हैं और उससे गैस निकलने लगता है, उस वक्त जब इसको टच कीजिएगा तो ये गर्म लगता है, बर्तन भी गर्म लगता है, उसमें तो हाथ डालेंगे तो वो अब जल, बहुत तरह से जल नहीं जाएगा, लेकिन जल जाएगा, हाथ आपका जलेगा। अगर बहुत सारे मात्रा में है, अगर बहुत सारे पानी उसमें डाला गया तो डालेंगे तो बिल्कुल जल जाएगा, वो स्क्रीन पूरा जल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी है तो भी डालेंगे तो आपको इतना हीट लगेगा कि जल्दी आप निकाल लेंगे, वो जलता है, गर्म हो जाता है। तो ये जो फॉर्मेशंस है ये बताता है कि टेम्परेचर चेंज होता है जब केमिकल रिएक्शंस होता है, क्योंकि जैसे इसमें पानी डाल देते हैं वो क्विक लाइम बन जाता है, घोल बन जाता है चूने का, जो कि दीवारों पर हम लोग लगाते हैं, और बाद में जब फिर यही क्विक लाइंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है तो वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे है कि द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लैक लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन टेम्परेचर विच इज राइज इन टेम्परेचर। इसका जो टेम्परेचर था, इससे टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ गया मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर्स वहाँ पे हुआ। वहीं घर पे जो हर रोज़ यूज करते हैं, आप पानी को लाइए, टच कीजिए नॉर्मल पोजीशन पे, वो नॉर्मल सा रहेगा, और उसमें ग्लूकोज डालिए वो ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ भी चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो वो पानी में ग्लूकोज का घुल जाना भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। चलिए ये COS ये सॉलिड्स में रहता है, आप लोगों ने चूना देखा ही है, ये सॉलिड्स में रहता है, ठीक है, ये सॉलिड्स में होता है, और पानी लिक्विड होता है, ये जानते ही हैं। और जब CaO2 बनाते हैं ये
सॉलिड फॉर्म्स में होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि इसको डालते हैं तो उसमें से माइनस होता है, यानी कि जो वाटर की एनर्जी है वो माइनस 65.2 kg जूल एक मोल्स में लगता है। तो जितने मोल्स हो, कितने मोल्स होते हैं, जो मोल्स आपने 9th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं होगा तो जब हम कभी आएंगे उस टॉपिक पे तो उस टॉपिक की बात करेंगे। तो एनर्जी उसमें क्या होती है, रिलीज करता है वो, और इस वजह से वो एनर्जी यूज हो जाता है पॉट्स चाहे वहाँ पे जो भी लिक्विड्स है उसको हीट करने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड and ammonium chloride to forms barium chloride, ammonium and water is characterized by a change in temperature which is fall in temperature. ग्लूकोज के अलावा बेरियम हाइड्रोक्साइड्स में जब अमोनियम क्लोराइड्स मिलाया जाएगा तो वो पॉट ठंडा हो जाएगा, जिस बर्तन में रखा है वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो वो उसकी एनर्जी कहाँ से ऑब्जॉर्व करेगा, तो जो पॉट्स है यानी कि जो कंटेनर है उसकी बॉडी से, बॉडी उसका कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर से, तो उसकी बॉडी की कंटेनर की बॉडी से वो एनर्जी यूज करेगा दोनों को मिक्स करने में, और वो कंटेनर ठंडा हो जाएगा, वो लिक्विड भी ठंडा हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर फॉल करेगा, और उससे हमें साबित होगा कि उन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ, क्योंकि ये 5 कैरेक्टर उसके बताया जो कैरेक्टर साबित करता है कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है। तो वो जो 5 कैरेक्टर्स लिखा है ना, वो आपका एक पहला क्वेश्चन था कि राइट डाउन द कैरेक्टर्स या एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो वही केवल 5 लिख देना है, ठीक है। अगर डिस्क्राइब करने को कहे तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करना है। केवल 2 नंबर 3 नंबर में केवल कैरेक्टर लिखना हो तो वहाँ कैरेक्टर लिख देंगे, जो 5 फर्स्ट पेज पर हमने लिखा था उनको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, और किसी एक को डिस्क्राइब करने को कहेगा, 5 को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेरियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट्स, बेरियम सल्फेट बनेगा और अमोनियम क्लोराइड्स, और यहाँ पे क्या होगा कि ये देखिए, ये हम 5वें जो प्रेसिपिटेट वाले हैं उसको भी यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो बनता है वो प्रेसिपिटेट बन जाता है, फिर वो पानी में नहीं घुलता है, और NaCl क्लोराइड का जो घोल बनता है वो ठंडा होता है। चलिए नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट। ये मोमबत्ती है, इसको जलते हुए आप लोगों ने देखा होगा, हर घर में जलता है ये, ठीक है। इसमें सॉलिड पोजीशंस में होता है, फोम जो वैक्स जो होता है वो सॉलिड में होता है, ठीक है, और सॉलिड्स में होता है उसके अंदर एक धागा लगा रहता है, वो भी सॉलिड्स है, तो उसका इससे रिलेशन नहीं है, वैक्स का रिलेशन है। जब ये जलता है तो क्या होता है, कैसे जलता है, आप देखे होगा कि बड़ा सा भी मोमबत्ती रख ले तो आखिरी में पिघल के आखिरी वाला जो पार्ट्स है वो बच जाता है, अन्यथा सारे के सारे जल जाते हैं। कैसे जलता है, तो ये जब धागा जलता है ना तो चारों तरफ हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है तो वैक्स पहले लिक्विड में, लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद वो जलने लगता है। तो यहाँ पे जब इस मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो यहाँ सॉलिड से गैस बनना, कंबसन कंप्लीट करने के लिए ये एक एविडेंस है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, यानी कि मोमबत्ती का जलना भी केमिकल रिएक्शन है। और ये तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि हर कंबसन केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। चलिए, द कंबशंस ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस, which is solid wax converts into water as liquid and carbon dioxide as gas। तो उसका जलना जो है वो क्या करता है, कैरेक्टराइज करता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हुआ। जैसे कि ये वैक्स का है C12H42O, ये जो है सॉरी यहाँ से ये है वैक्स, और ये ऑक्सीजन जलने का मतलब पहले ही मैंने बताया जब मैग्नीशियम पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि O2 क्या है, ये ऑक्सीजन से जो सपोर्ट करता है, तो जहाँ भी बर्न की स्थिति आएगी वहाँ O2 ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ
वाटर्स लिक्विड्स के रूप में और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही होगी तो फिर से हो जाएगा ये, आप केवल टॉपिक को बताइएगा किस टॉपिक्स में आपको क्या समझ में नहीं आया। जो आप क्वेश्चन आपका होगा वो क्वेश्चन हमें किसी भी प्लेटफॉर्म से हमको भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग पांचवा, फॉर्मेशंस ऑफ प्रेसिपिटेट। तो पहले ही जैसे हमने दिखा दिया है कि ये देखो PbL2 यहाँ पे क्या बन रहा है, येलो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब वो पानी में फिर नहीं घुलेगा। जैसे कि आपका साक्षात एक एग्जाम्पल है, अगर आपने देखा होगा तो फिटकिरी उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, वो फिटकिरी को पानी में डाल के कितने दिन भी रखोगे वो नहीं गलेगा, क्योंकि उसमें पानी में वो घुलता ही नहीं है। तो पोटासियम एक्वस का मतलब होता है कि जलीय घोल, जो जल में घुला गया हो पानी में। ये पोटासियम क्लोराइड है, इसका जलीय घोल लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके पोटासियम नाइट्रेट का जलीय घोल बनाता है और पोटासियम लेड आयोडाइड का येलो कलर का, ये जैसे कि ये है पोटासियम क्लोराइड्स और इसमें डाला गया लेड नाइट्रेट, और यहाँ पे जो पीले कलर का नीचे बैठ गया वो है पोटासियम नाइट्रेट, और ये जल के रूप में जो ऊपर है, ये पोटासियम नाइट्रेट जो ऊपर ये जल घोलीय रूप में है, और नीचे जो ये बैठ गया एक पेस्ट की तरह वो लेड आयोडाइड है जो येलो कलर का होगा, और प्रेसिपिटेट इसलिए कहलाता है कि वो पानी में फिर नहीं घुलेगा। एक बार ये रिएक्ट हो गया, अब उसको पानी में जो है कि घोल ले तो वो नहीं घुलेगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मेशंस है, प्रेसिपिटेशंस रिएक्शंस कहते हैं इसको। रिएक्शंस बिटवीन एक्वस लेड एसीटेट एंड एक्वस पोटासियम आयोडाइड, ये इसका रिएक्शंस है। और यहाँ पे जो येलो कलर का PbI2 यानी कि पोटासियम आयोडाइड बना है, ये प्रेसिपिटेट है, ये पानी में फिर नहीं घुलेगा। ठीक है, उसी तरह बेरियम क्लोराइड्स में सल्फ्यूरिक एसिड्स को मिलाएंगे तो बेरियम सल्फेट एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, और उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनेगा जो कि एक्वस होगा, यानी कि वो घोल में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। और ये जो एरो दिखाया जा रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ, ये एरो है प्रेसिपिटेट की। इस तरह नीचे की तरफ दिखाया जाएगा प्रेसिपिटेट, ऊपर की तरफ दिखाया जाएगा वो होगा गैस निकलने, ये वॉल्वेशंस ऑफ गैस। ठीक है, उसके बाद लेड एसीटेट में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर लेड सल्फेट वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, यह भी प्रेसिपिटेट का एक एग्जाम्पल है। और उसके बाद अब आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस। तो पीछे जब हमने दिखाया कि जो सिंबॉलिक फॉर्म्स में हम लिखते हैं वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पे है द मेथड्स रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशंस ऑफ हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इवॉल्व इन नोन एज ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को जब हम सिंबल और फॉर्मूले के रूप में दिखाते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, जो अभी पीछे आपको दिखाया गैस इवोल्यूशन में जो रिएक्शन दिखाया वो, यानी कि Zn प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और ये रिएक्ट होकर क्या बनेगा ZnSO4 प्लस H2O। ठीक है, तो ये कहलाएगा इक्वेशन। चलिए इसकी कुछ और चीजें देखते हैं। बैलेंस और ऑन बैलेंस इक्वेशंस, इसमें अगर कहें तो ये जो है ये जिंक था, सल्फ्यूरिक एसिड्स, और ये जिंक सल्फेट्स है,
और ये है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक जिंक है, यहाँ पे एक जिंक है, 2 हाइड्रोजन, ये प्लस में रहेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, SO4 ये कंप्लीट है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। बैलेंस और अनबैलेंस ऐसे ही होता है। लेकिन आगे चल के देखते हैं हम लोग कि बैलेंस जो है वो अनबैलेंस और बैलेंस कैसे है, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कंसीडर ए रिएक्शन, उसी रिएक्शंस को लेते हैं, इसलिए वहाँ पे छोड़ दिया हमने। मेटल, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स, ये हमने ले लिया। तो यहाँ आप देख रहे हो कि Zn SO4 H2O सब बराबर है, एरो के पहले भी एरो के बाद भी। तो नेचुरली ये क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, इसमें कुछ बदलना नहीं है। लेकिन एक दूसरा ले लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो कैसा होता है, H2 + O2 H2O। ठीक है, अब यहाँ पे जो है H2 2 है, यहाँ पे H2 2 है, ऑक्सीजन से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों तरफ बराबर नहीं है, सारे एटम्स बराबर नहीं है, तो इसलिए ये हो गया अनबैलेंस। ठीक है, तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ऑक्सीजन, लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन बढ़ गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 कर देंगे। अब सारे एटम सब एटम्स के साथ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में इक्वल हो गए, इसलिए ये अब बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में सारे एटम्स इक्वल हों तो वो बैलेंस्ड कहलाएगा, और नॉन इक्वल हो तो अनबैलेंस कहलाएगा। अब चला जाइए कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो बैलेंसिंग करने के लिए केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस करेंगे, इसके लिए हम उस थ्योरी को याद रखेंगे कि मैटर्स जो होता है वो नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर, यानी रीअरेंजमेंट करके एक दूसरे सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बनाया जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको प्रोसेस को कैसे करेंगे, तो प्रोसेस इज मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस इज कॉल्ड बैलेंसिंग द इक्वेशंस। इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट को हम चेंज करेंगे, केवल उसके पैटर्न्स को चेंज नहीं करेंगे, जो जिसका फॉर्मूला है वो उसी तरह से रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम H2O + O2 लेते हैं और H2O लिखते हैं तो उसको चेंज करके H2O2 कर दे, वो नहीं हो सकता। हाँ, उसके कोफिशिएंट को दोनों तरफ जहाँ जरूरत हो करके हम कर सकते हैं, बाकी ऐसे नहीं होता। ठीक है, चलिए जैसे उसी को हम ले रहे हैं, हाइड्रोजन बोर्न इन ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और वाटर बनाया है, और ये ऑन बैलेंस है। इसी को अभी पीछे भी दिखाया था कि ये ऑन बैलेंस है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कर ही दिया कि यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा हो गया, लेकिन उसको हम लोग प्रोसेसाइज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट। यहाँ पे है कि अगर इक्वेशन है उसको मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, वो तो क्या किया गया, कोफिशिएंट को चेंज करके कर लेंगे, उसके आगे भी अभी क्वेश्चंस में आएगा। लेकिन इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, उसके लिए उनके स्टेट को लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, और उसके बाद उनके नाम्स देने पड़ेंगे, क्या क्या है वो इंडिकेट करना पड़ेगा। एक हीट एक्सचेंज, और इंडिकेट करना पड़ेगा कंडीशन, अगर किसी कंडीशन के अंदर वो आ रहे हैं तो कहीं कहीं पे कैटलिस्ट यूज होता है, तो हीट और कैटलिस्ट को, हीट को ऐसे कर देते हैं, एक ट्रायंगल बना देते हैं ऊपर या नीचे, तो वो बतलाता है कि यहाँ पे हीट देना है या फिर हीट लिख देते हैं। इसके अलावा कोई कैटलिस्ट जैसे कि MnO2 यूज करना है तो इसके ऊपर ही लिखते हैं,
लेकिन बाकी टर्म्स में जैसे कि मान लो कि ये H2 है तो इसको हम लिख देंगे ये क्या है, ये गैस है, प्लस ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और ये बनाया है वाटर, ये क्या है, लिक्विड है, और सॉलिड के लिए एस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसको हम पहले प्रोडक्ट का नाम भी लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, ऑक्सीजन, और ये क्या है, वाटर, और ये इनकी स्टेज हो गया, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड होता तो एस लिख देते। ठीक है, उसके बाद जैसे अभी दिखाया कि ये एरो नीचे की तरफ एरो क्या होता है, PPT प्रेसिपिटेट, और ऊपर की तरफ क्या होता है, गैस इवोल्यूशंस। ठीक है, तो इसको भी हमें इंडिकेट करना पड़ता है या फिर उसको लिखना पड़ता है। चलिए, यहाँ पे कुछ चीज़ है जो केमिकल इक्वेशंस है, वहाँ पे जो पीछे हम लोगों ने करा, इसको कैसे दिखाते हैं वो यहाँ पे हम दिखाते हैं, उसमें क्या क्या है। तो चलिए देखिए, इसका स्टेज दिखाया गया है, लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन अगर लिख दिया जाए तो और बेटर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और ये वाटर हो गया, ये रिएक्टेंट है, ये पूरा पार्ट से यहाँ से यहाँ तक रिएक्टेंट कहलाएगा, एरो के पहले है। ठीक है, और उसके बाद इसमें ये इसकी स्टेज है, गैस और ये लिक्विड, हमने उसका नाम भी लिख दिया, नाम भी आ गया। एरो के उस साइड से ये प्रोडक्ट है, इसको प्रोडक्ट कहेंगे। अब आ जाता है ये, जैसे कि यहाँ पे एरो लगाकर बताया गया है, ये स्टेट ऑफ मैटर है, और ये एरो रिएक्शंस एरो है, जो कि क्या बताता है, डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शन बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, और ये 2 जो है ये सब्सक्रिप्ट है। ठीक है, और ये 2 अच्छा है, ये 2, ये दोनों क्या है, कोफिशिएंट है। तो इस तरह से, और ये पूरा का है कि H2O, ये भी इसका फॉर्मूला है मॉलिक्यूल्स है, और ये केमिकल फॉर्मूला है वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो सिंबल को यूज करके कंप्लीट उसके फॉर्म्स को लिख करके और उसके स्टेज को और उसके नाम को लिख करके हम किसी इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस है, किसी बुक में 1-3 से लेकर 10 तक इसको बैलेंस करना है, तो एक को मैं बैलेंस करता हूँ और बाकी आप लोग घर पे करेंगे, जो नहीं आएगा हमको पूछेंगे। शायद ये मेरे ख्याल से NCERT में या इस चांद में ये क्वेश्चन नंबर 15 है, आप चेक कर लेना किस में है, उसी में का ये नंबर्स है। 8 ये क्वेश्चंस है, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 क्वेश्चंस है। तो देखिए क्या करेंगे कि ये एटम्स हो गए, तो पहला वाला क्वेश्चन को कवर करें। पहले क्वेश्चंस में कौन कौन सा एटम्स, और ये भी ध्यान रहे कि दोनों तरफ देखने की जरूरत नहीं होता है। मैंने कहा ना कि न वो एटम चेंज होगा, न उसकी क्वांटिटी चेंज होगी, रीअरेंज जरूर होगा। तो एटम जो रिएक्टेंट में होगा वहीं रहने वाले हैं, किसमें, प्रोडक्ट में भी। तो रिएक्टेंट का ही एटम्स जान लें। तो जैसे कि यहाँ पे है एक सोडियम है और एक ऑक्सीजन है, तो ये एटम हो गया। अब रिएक्टेंट साइड में कितना है, तो सोडियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है। प्रोडक्ट साइड में देख लेंगे तो सोडियम 2 है और रिएक्टेंट ये ऑक्सीजन कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। अब देखिए इसमें ये बैलेंस नहीं है, ये तो अनबैलेंस हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट साइड में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब प्रोडक्ट साइड में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन प्रोडक्ट साइड में ये कितना है,
सोडियम 2 ऑलरेडी है, 2 यहाँ मल्टीप्लाइड हमने किया तो इसमें भी मल्टीप्लाइड हो गया 2। अब ये कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब ये 4 हो गया तो हमें इस साइड में भी 4 लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने 4 मल्टीप्लाइड कर दिया तो ये कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे मैच कीजिए, नहीं मैच होगा तो फिर आगे भी इस प्रोसेस को आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए 4 मैच हो गया, यहाँ देखो 0 क्यों लिखा, ये 2 और ये 2। जब दोनों मैच हो जाएगा इसका मतलब कि ये बैलेंस हो गया, तो ये बैलेंस इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा, बैलेंस इक्वेशन इसका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना हमने मल्टीप्लाइड किया था 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4Na, और रिएक्टेंट साइड में बाकी ओ के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया तो वो ऐसा ही आ जाएगा। और प्रोडक्ट साइड में 2 दोनों में मल्टीप्लाई किया, दोनों एक ही साथ है तो एक ही बार में वो आ जाएगा 2Na2O, और ये हमारा बैलेंस्ड हो गया इक्वेशंस, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों जो है आप बैलेंस करके, ये दोनों बोल रहे हैं कि बाकी 9 बचे हैं, ये आप बैलेंस करके और देख लीजिएगा। नहीं होता है जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन बुक में नहीं मिल पा रहा है, हालांकि ये 15 नंबर है, या तो RS अग्रवाल एशन से होगा या फिर NCERT से होगा, तो अगर मिल जाता है तो ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, तो आप इसमें से लिख कर आप बैलेंस कर लीजिएगा। इस तरह से टेबल बनाकर बैलेंस करते हैं, और नहीं आएगा वो हमें कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। और आज हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, और फिर से आप लोगों से ये निवेदन करते हुए कि चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके ग्रोथ कीजिए चैनल्स को, और हम आपके एजुकेशनल नॉलेज को ग्रोथ करने का प्रयास करेंगे, और दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आज जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद, और फिर मिलेंगे इसी वादा के साथ। आज बस यही, थैंक यू।